बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों गुना में राम कथा कर रहे हैं, तो वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुना पहुंचे। बागेश्वर सरकार के मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों को संबोधित किया और कृष्ण शास्त्री के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि आज भारत सिर्फ एक आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी विश्व पटल पर विराजमान हो रहा है। और इस ऊर्जा के वातावरण में हमारे बागेश्वर धाम के महाराज जी उपस्थित यहाँ हैं। हम सबका उत्साहवर्धन और हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए तो तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने बागेश्वर धाम महाराज की भी आशीर्वाद हम लोग ग्रहण करें। बागेश्वर धाम वाले बाबा 12 मई को बिहार पहुंच रहे हैं। उनके बिहार आगमन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इस बीच राज्य के वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपना 6 साल पुराना संगठन धर्मनिरपेक्षक सेवक संघ को फिर से एक्टिव कर दिया है। इस गठन के सदस्यों ने आरएसएस के स्वयं सेवकों की तरह वेशभूषा के साथ सड़कों पर भी निकलना शुरू कर दिया है। वहीं बिहार में बागेश्वर बाबा के आगमन से पूरे बिहार में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में पटना से एक वीडियो सामने आया है जिसमें बाबा के लगे पोस्टर को फाड़ते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी और बागेश्वर बाबा के समर्थकों में काफी नाराजगी है। वहीं पटना में बागेश्वर बाबा की तस्वीर पर जलाभिषेक किया गया। 51 बाल ब्राह्मणों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बिहार ज्ञान की धरती है, सूफी संतों की धरती है। यहाँ का हर व्यक्ति ज्ञानी है। यहाँ हर धर्म का समान तरीके से उनका सम्मान किया जाता है। अब बाबा बागेश्वर जी आए हैं तो ज्ञान बांटें। अब कौन कौन ज्ञानी लोग जो हैं उनका ज्ञान लेते हैं, अब वो लोग जाने। हम लोग तो जानते हैं कि ये धरती पूरी दुनिया को रोशनी भी है। नालंदा की धरती से ज्ञान की रोशनी हम लोग ने दिया है और यहाँ ज्ञान बांटने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सब लोग यहाँ ज्ञान। एक और वीडियो सामने आया है जहां गुना के दशहरा मैदान में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान एक युवक ने मंच पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर 11 मई को मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एक साथ आएं और एक मंच पर आएं। सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए। बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया और आज जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आज आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। तो उन्होंने खुद ही बता ही दिया है और किसी भी प्रकार से एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम को कैसे कोई बदल सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की और मीडिया से बातचीत के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्षियों को एक साथ काम करने की जरूरत है। उनके सभी सहयोगी इन लोगों से हम लोगों की आज अच्छी मुलाकात हुई। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्षी एकता में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। जहां हाल ही में आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हुए और इस दौरान आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें पलटी मार घोषित कर दिया। को बोल देते हैं पीएम। तो मैं इस बात को कहा था कि नीतीश बाबू अब पीएम थे
पीएम है और पीएम रहिएगा। लेकिन पीएम का मतलब क्या होता है? पी मतलब पलटी, एम मतलब मार। पहचान क्या बनी है? बताइए साहब, कितने बार आपने विश्वासघात किया है? आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का समय बचा है, लेकिन 2024 की चुनावी जंग के लिए सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चुनावी शिकस्त देने के लिए विपक्षी एकजुटता की बात चल रही है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र के दौरे से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओडिशा और झारखंड के दौरे पर गए हुए थे और वहां नीतीश कुमार ने दोनों ही राज्य के सीएम से मुलाकात की थी। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें स्टॉक मार्केट्स का हाल 2 मिनट में आपको देते हैं 5000 कंपनीज की खबर जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। तो देखिए आज जो मार्केट्स हैं मतलब फ्लैट ही हैं, लगभग वहीं 35 पॉइंट्स डाउन है। आपको रेड दिख रहा है लेकिन बड़ा मामूली सा रेड है, तो कोई उसमें ख़ास बात नहीं है। लेकिन आज क्या है कि आज जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं उन्होंने आज इंडेक्स को बचाया है। तो कंज्यूमर स्टॉक्स आप जानते हैं, जैसे आपके सामने आ रहा है एशियन पेंट्स, और बड़ी पेंट्स कंपनी आप जानते हैं कि इनका एक तरीके से बिल्कुल डोमिनेट करती हैं पेंट्स इंडस्ट्री को। तो इंडेक्स जो सेंसेक्स के स्टॉक्स हैं उसमें टॉप गेनर है एशियन पेंट्स, 3% से ज़्यादा आज बढ़ा हुआ स्टॉक। उसके साथ ही इनको कंपनी दी है दूसरे बड़े कंज्यूमर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। आप जानते हैं वो पूरी दुनिया जहान के फूड और आपका जो डिटर्जेंट्स है, होम केयर वाले सारे प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत पॉपुलर नेम है, एक एंग्लो डच मल्टीनेशनल है। तो ये आज 2% से ज़्यादा। तो ये दोनों एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये सेंसेक्स में टॉप परफॉर्मर्स रहे। और आज गाड़ी कहाँ धीमी हुई है, देखिए बड़ा स्टॉक आपके सामने लार्सन एंड टूब्रो, इंडिया की चैंपियन कंपनी कैपिटल गुड्स में। तो ये स्टॉक जो ज़्यादा ऊपर नीचे कम होता है ये आज देखिए आपके सामने 5% से ज़्यादा डाउन है। तो कुछ तो रिजल्ट्स का असर है, कुछ एक उनका एक लीडरशिप चेंज कल हुआ था। तो 5% से ज़्यादा डाउन बड़ा स्टॉक लार्सन एंड टूब्रो इंडेक्स का स्टॉक है। और देखिए आपके सामने बड़ा लूज़र ला रहे हैं बड़ी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़। आप जब दवाइयाँ खाते हैं तो आप कभी चेक कीजिएगा, इन कंपनीज़ का नाम पीछे लिखा होता है। तो आपने कई बार डॉक्टर रेड्डीज़ की मेडिसिन या कोई सिरप वगैरह इनकी काफ़ी चीज़ें आती हैं मेडिसिन, वो आपने यूज़ किए होंगे। तो लगभग 7% डाउन है डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़, मेजर फार्मा कंपनी, और इनके रिजल्ट शायद इतने अच्छे नहीं आए हैं तो उसके चलते ये रिएक्शन आया। अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स की आज बात करें जिनमें सर्किट लग रहा है, सर्किट मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन, किर्लोस्कर ब्रदर्स पुणे की बड़ी कंपनी कैपिटल गुड्स में 20% का सर्किट लगा रिजल्ट्स के बाद। वैसे ही हम आपको बता दें फार्मा कंपनी न्यूलैंड लेबोरेटरीज, इसमें भी सर्किट लगा है ऊपर का 20%, मतलब कोई सेलर नहीं है इसमें, सिर्फ बायर्स 20% का सर्किट लगा है। एक स्टॉक हम आपको फ्लैग कर दें, मैनकाइंड फार्मा। ये देखिए ये इसका आईपीओ अभी आया था और कंपनी लिस्टिंग हुई है 1-2 दिन पहले, और आज सुबह खबर थी कि इनके ऊपर इनकम टैक्स की सर्चेज हुई हैं। तो स्टॉक ने थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन दिया है मैनकाइंड फार्मा ने। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और 11 मई को देश की सुप्रीम अदालत ने इस पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कहा है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत पोस्टेड अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा, ना कि केंद्र सरकार का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शासन करने की असली शक्ति चुनी हुई सरकार के साथ ही रहनी चाहिए। अदालत ने कहा कि जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। अदालत ने कहा कि सेवाओं को लेकर दिल्ली सरकार के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है, दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा।
आज के आदेश के बाद बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रिस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपैथेटिक और कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। केजरीवाल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सिस्टम को भी बदलने की बात कही है। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा सिस्टम भी सड़ा गला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो, जनता की ज़रूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। तो व्यवस्था के अंदर जितनी कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के बाद कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में आज दिल्ली सरकार से संबंधित शक्तियों को लेकर के जो आदेश आया, मैं उसका स्वागत करता हूं। और एक बार ये बात दोबारा सिद्ध हो गई है कि जो बात निरंतर दिल्ली वासी सरकारों से पूछ रहे थे कि आखिर एलजी और मुख्यमंत्री की लड़ाई में दिल्ली की जनता पिस क्यों रही। बार बार ये देखा गया, मुख्यमंत्री जी से जब जवाबदेही होती थी तो वो एलजी कार्यालय और एलजी साहब से जब पूछा जाता तो मुख्यमंत्री पर आरोप एक दूसरे पे मढ़ा करते थे। अब बिल्कुल तय हो चुका है कि दिल्ली की जो ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले हों या दिल्ली से संबंधित विकास की बात, वो सरकार काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेवारी से अब पल्ला नहीं झाड़ेंगे। साथ ही साथ भाजपा की वो नीति, भाजपा का जो एक तानाशाही रवैया कि प्रदेशों की जो सरकारें हैं उनको कमजोर करना, उनकी शक्तियों को छीनना, उन पर भी शायद ये फैसला अंकुश लगाने का काम। उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का अभी मैंने सुना, उनकी बातों से एक बात समझ में आती है कि जिस चीज के लिए वो छटपटा रहे थे वो उनको मिल गया। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में मैं अधिकारियों को ट्रांसफर करूंगा। उसका मतलब आप ट्रांसफर पोस्टिंग को इंडस्ट्री बनाएंगे। अब गुणवत्ता पे काम नहीं होगा, अब पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे काम होगा। सरकारी अधिकारियों की गुणवत्ता को नहीं देखा जाएगा, कौन उनको सलाम कर रहा है उस बात पर निर्णय हो किसको क्या काम देना है। इस पूरे निर्णय में दो चीजें समझने की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन, ये केंद्र सरकार के अधीन रहेगी। तो ये वो तीन विषय हैं जिसपे पूरी दिल्ली की जनता के सारी समस्याएं जुड़ी, कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का विशेष प्रकार का दर्जा है और उन्होंने न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं जताई कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है। Well, I can never miss an update.